इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहां से आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई सारे देखने को मिलेंगे हर एग्ज़ाम में। चाहे आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आबकारी आरक्षक की, पुलिस भर्ती की, सब इंस्पेक्टर, या फिर हम बात करें प्रयोगशाला परिचारक की, हर एग्ज़ाम में आपको भारत का भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। और एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जहां से कई सारे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे ही 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएं, और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आएगा तब भी मैं कई सारी चीज़ें आपको ऐसे बताते चलूंगा जहां से आपको डेफिनेटली हेल्प देखने को मिलेगा इन प्रश्नों से। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बेसिकली ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन प्रश्नों का महत्व क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न डायरेक्टली हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आबकारी आरक्षक के लिए, चाहे पुलिस भर्ती के लिए, या एडीओ का सिलेबस आप सभी ने अभी देखा होगा, वहाँ पर भी आप भारत का भूगोल देख सकते हैं 15 नंबर का जो जीएस है उसके अंतर्गत। तो उसके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक और शेयर जरूर करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और लाइक भी करना, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने ये, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो नागटिब्बा पर्वत श्रेणी के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी असम। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि नागटिब्बा पर्वत श्रेणी के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको बताता हूँ। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है उत्तराखंड। नागटिब्बा जो पर्वत श्रेणी है वो आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि हिमालय का अगर समानांतर विभाजन हम करें तो सबसे नॉर्थ में हम देखते हैं महान हिमालय। ठीक, महान हिमालय के दक्षिण में अगर हम देखें तो फिर हमें देखने को मिलेगा लघु हिमालय, और इसके फिर से दक्षिण में अगर आ जाए हम तो हमें देखने को मिलेगा शिवालिक हिमालय। ठीक, तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये हिमालय के 3 प्रमुख समानांतर श्रेणियां हैं। और इसके और नॉर्थ में अगर हम चले जाएंगे ना तो हमें देखने को क्या मिलता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में खास बात यह है कि यह हिमालय का हिस्सा नहीं है, इसका निर्माण जो है ना वो हिमालय के पूर्व हो चुका है, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय, जिसका मतलब होता है परा हिमालय, यानी कि हिमालय के पार का क्षेत्र। ठीक, तो ट्रांस हिमालय को कभी कभी तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जिस नागटिब्बा पर्वत श्रेणी की बात की जा रही इस क्वेश्चन में, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कौन से राज्य में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तराखंड में है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि नागटिब्बा पर्वत श्रेणी कौन से हिमालय का हिस्सा है, महान, लघु, शिवालिक या ट्रांस हिमालय, तो ध्यान में रखना है ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, लघु हिमालय जिसे लेजर हिमालय भी कहते हैं, या लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये महान और शिवालिक के मध्य में है इस कारण से। तो आपको ध्यान में रखना है कि नागटिब्बा लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। राज्य की बात करें तो उत्तराखंड। नागटिब्बा के अलावा एक और महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, वो है मसूरी। ठीक है, तो मसूरी एक फेमस हिल स्टेशन है जो उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, है ना। तो नागटिब्बा और मसूरी ये 2 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, हम बोल सकते हैं, जो आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। और अगर बात करें रेंज की तो वो देखने को मिलेगी लघु हिमालय यानी कि लेजर हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो नागटिब्बा जो पर्वत चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 3022 मीटर, बट ये आपके एग्जाम के लिए काम का है नहीं। ठीक है, 3022 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है जो लघु हिमालय के अंतर्गत शामिल है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको हिमालय के समानांतर विभाजन के बारे में, है ना।
महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय, और हिमालय के उत्तर में और चले जाएंगे तो ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये तो है समानांतर विभाजन। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरी विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन की बात करें हिमालय की, तो एक प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख भूगर्भ शास्त्री थे, जिनका नाम था सिडनी बुरार्ड। तो भारत की भू आकृति के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा अध्ययन किया, और हिमालय का समानांतर विभाजन तो हमने देखा, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में किया हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन बोले या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? सिडनी बुरार्ड के द्वारा। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का किया प्रादेशिक विभाजन। अलग अलग प्रदेशों में हिमालय को विभाजित करने का श्रेय जाता है सिडनी बुरार्ड को। अब यहाँ पे जो प्रश्न आया है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच का हिमालय किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न एक्चुअल में सिडनी बुरार्ड के इसी कंसेप्ट से निकलता है, क्योंकि सिडनी बुरार्ड ने जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया वो किस आधार पर किया? तो इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटी के मोड़ के आधार पर किया। प्रमुख नदी घाटियां के मोड़ के आधार पर। ठीक है, नदी घाटी के मोड़ के आधार पर इन्होंने क्या किया? हिमालय का किया प्रादेशिक विभाजन। अब अगर मैं आपको इंडिया के मैप में ले चलूं तो ये जैसे हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सिडनी बुरार्ड ने जो बेसिकली हम बात करें हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कुछ इस प्रकार से, जैसे सिंधु नदी प्रवाहित हो रही, एंटर करती है पाकिस्तान में इधर से प्रवाहित होते हुए। ठीक है, तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है, ये वाला जो हिमालय है, ठीक है, इसे जाना जाता है कश्मीर हिमालय के नाम से। कश्मीर हिमालय कहें या इसे आप पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कहाँ के बीच का क्षेत्र? सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे। ठीक है, अब अगर सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है ये वाला, इसे जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं ये दो प्रमुख डिवीजन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं ना कितने संभाग है, 5 संभाग है, इसी प्रकार से उत्तराखंड में देखेंगे तो 2 डिवीजन है, 2 संभाग है, एक है गढ़वाल और दूसरा है कुमाऊं, है ना। तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उससे। ये जो नदी हम देख रहे हैं वो है काली नदी। ठीक, तो सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। देन फिर काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी, तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, जो मुख्य तौर पर हम देखते हैं नेपाल में, तो इसे जाना जाता है नेपाल हिमालय के नाम से। तो नेपाल हिमालय भी इसे कहते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं मध्य हिमालय। नेपाल हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का हिमालय। लेकिन हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि तीस्ता से दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो तीस्ता नदी से दिहांग नदी बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है और ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो हिमालय हम देखेंगे तीस्ता से दिहांग नदी के बीच का, इसे हम जानते हैं बेसिकली असम हिमालय के नाम से। ठीक है, तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है इसे हम किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय के नाम से, क्योंकि जो मुख्य रूप से हम देखें तो इसका विस्तार हमें असम में देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का हिमालय। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। ठीक है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हिमालय के निम्नलिखित में से वो चोटी जो नेपाल में नहीं है, ठीक है, नेपाल में जो चोटी नहीं है उसका नाम बताना है। आपको ऑप्शन में दिया गया यहाँ पर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कामेत और मकालू।
अब ये जितनी भी चोटियां हैं यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये महान हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां हैं। इनमें से 3 चोटियां ऐसी है जो नेपाल में स्थित है और 1 चोटी ऐसी है जो नेपाल में नहीं है। अगर मैं बात करूं धौलागिरी, ठीक है, जो नेपाल में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाए तो धौलागिरी आपको ध्यान में रखना है। फिर है अन्नपूर्णा, जो नेपाल में स्थित प्रमुख चोटियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा। इसके बाद हम देखेंगे मनसालू। मनसालू के बाद जो प्रमुख चोटी हम देखते हैं वो है एक गौरी शंकर। और इसके बाद जो सबसे ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड की, जो प्रमुख चोटी है वो है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। और एवरेस्ट के बाद हम जो चोटी देखेंगे एक, इसका जो नाम है वो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट। इसके बाद एक चोटी आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कंचनजंगा, ठीक है, जो कि हम देखेंगे कहाँ पर, इंडिया में। इंडिया में बेसिकली हम देख रहे हैं सिक्किम में है, और सिक्किम और नेपाल बॉर्डर में हमें देखने को मिलता है कंचनजंगा। तो ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं। ये जो चोटियां हैं ये तो हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर है, नेपाल में, जबकि कंचनजंगा आ जाती है इंडिया में, है ना। हमारे ऑप्शन में कंचनजंगा तो नहीं है, हमारे ऑप्शन में जो है वो एक है कामेत, ठीक। तो मनसालू हो गया, गौरी शंकर, एवरेस्ट, और एक और चोटी हम देखेंगे नेपाल में जो कि है मकालू, जो कि हम देखेंगे एवरेस्ट के बाद है, ठीक है। तो ये सारी जो चोटियां है ये नेपाल में है। जो कामेत जो चोटी है वो नेपाल में नहीं है। कामेत माउंटेन पीक आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखने को मिलेगी कामेत चोटी, लगभग 7,756 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख चोटियों में से एक है। सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें उत्तराखंड में तो वो हम देखेंगे नंदा देवी, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 7,817 मीटर। और ये जो कामेत माउंटेन पीक है इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर, ठीक है। तो कामेत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चोटी जो उत्तराखंड में ही हम देखते हैं उसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल जो है बेसिकली माउंटेन हम देखेंगे पर्वत चोटी को तो उसकी आकृति कुछ त्रिशूल के जैसे दिखती है, इसलिए इसका नाम है त्रिशूल। तो ये त्रिशूल है, कामेत है, नंदा देवी, ये प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो आपको देखने को कहाँ पे मिलेगी, उत्तराखंड में, ठीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा लाई गई या बिछाई गई जो ककरीली संकरीली पट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है, बांगर, तराई, भाबर या फिर कांकर। अब अगर मैं बात करूं हिमालय की तो अगर कुछ इस प्रकार से हिमालय का विस्तार हम देख रहे हैं, है ना, और हिमालय से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, आप सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से आ रही है नदियाँ, तो हिमालय के बाद नदियाँ जब नीचे उतर रही है तब ये मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। मैदानी भाग में जब ये प्रवेश कर रही उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये जो नदियाँ हैं ना वो केवल अपने साथ जल के भंडार लेकर नहीं आती, ये अपने साथ कई सारे बड़े छोटे चट्टान के टुकड़े या फिर बात करें सिल्ट यानी कि गाद भी लेकर के आती है ना। तो जो ये चट्टान लेकर के आती हैं वो पर्वत से जब नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं जमा, ठीक है, हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र में, यहाँ पर यानी कि जहाँ पर हिमालय समाप्त होता है। अब नदियाँ लगातार नीचे आ रही है, पानी ही नहीं बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी लेकर के आती है अपने साथ, तो उन सारे कंकड़ पत्थर को कुछ इस प्रकार से डिपॉजिट कर देती है नदियाँ। और ये जो प्रक्रिया है वो लाखों सालों से चली आ रही है ना, आजकल की बात नहीं है, लाखों सालों से चली आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर की जो चौड़ाई है, यानी कि जहाँ पर हिमालय हो रहा है समाप्त, उससे लेकर के लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई पर एक बेल्ट जैसी संरचना है, एक पट्टी का निर्माण हुआ है। एक ऐसी पट्टी है जहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है प्रश्न में। ये जो प्रदेश है इसको किस नाम से जाना जाता है, क्या इसे बांगर कहते हैं, तराई कहते हैं, भाबर कहते हैं या फिर कांकर। तो आपको जानना चाहिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है भाबर। ये जो प्रदेश है
जहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली संकरी पट्टी है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो हमें देखने को मिलते हैं, इसे कहा जाता है भाबर। भाबर वो प्रदेश है जहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे। और जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे कि गंगा नदी है, इसके अलावा बोल सकते हैं यमुना नदी है या ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, सिंधु नदी है, केवल इनका ही जल ये बांगर प्रदेश में ऊपर में देखने को मिलेगा, कंकड़ पत्थर के ऊपर। बाकी जो अन्य कई सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, उनका जल यहाँ पर धरातल में हमें देखने को नहीं मिलता है। वो बेसिकली भाबर प्रदेश के नीचे से ही प्रवाहित होती है, और जब नीचे से प्रवाहित होती है तो कभी न कभी वो धरातल पर वापस प्रकट होगी। तो जिस स्थान पर वो वापस आएगी, इस स्थान को कहा जाता है तराई प्रदेश। ठीक है, ये वो प्रदेश है जहाँ पर नदियों का जल जो है वो फिर से आ जाता है, कहाँ पर, धरातल में। तो भाबर के बाद जो प्रदेश हम देखते हैं, इसका जो नाम है वो है तराई प्रदेश। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पहले है भाबर, फिर है तराई, और फिर उसके बाद नदियाँ जो है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो मैदानी क्षेत्र में जब प्रवाहित हो रही है तो उसके बाद बेसिकली हम लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे नदियाँ प्रवाहित होते गई आगे की ओर। ठीक है, और नदी जैसा कि मैंने बताया अपने साथ केवल पानी लेकर नहीं आएगी, बहुत सारे अवसाद भी लेकर आएगी, गाद भी लेकर के आएगी, है ना। तो फिर विशाल मैदान का निर्माण किया जाता है नदियों के द्वारा लाए गए गाद से, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना भारत के भौतिक प्रदेश में, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इन मैदान का जो निर्माण है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा ही किया गया है, उनके द्वारा जो लाया गया गाद है उनके द्वारा ही इस विशाल मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इस जो प्रदेश है उसको हम कहते हैं जलोढ़ प्रदेश, है ना, यानी कि एलुवियल रीजन कहा जाता है, जलोढ़ प्रदेश। और जलोढ़ प्रदेश के अंतर्गत ही फिर और भी डिवीजन हमको देखने को मिलेंगे, बांगर और खादर। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, इसकी जब हम लोग क्लास करते हैं एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगी, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भाबर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है दीफू पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है। एक माउंटेन पास है जिसका नाम है दीफू। पर्वतीय दर्रा किसे कहा जाता है, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान में रखना, जो पर्वत होती है ना, पर्वत को पार कैसे करेंगे। पर्वत को पार तभी आप कर सकते हैं जब आपको कुछ मिले ऐसा कोई प्राकृतिक मार्ग। ठीक है, तो ऐसे जो प्राकृतिक मार्ग है जिनके माध्यम से आप पर्वतों को पार कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक मार्ग आप देख रहे हैं जिनके माध्यम से आप बड़े बड़े विशाल पर्वतों को पार कर सकते हैं, इन्हें कहा जाता है दर्रा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं दर्रा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पास। पर्वतीय दर्रा तो मतलब माउंटेन पास। ठीक है, अगर तिब्बतन भाषा में हम देखें तो इसी दर्रे को कहा जाता है ला। जैसे हम देखेंगे ना कई सारे पास, जैसे देपसाला या बारालाचा ला, हम लोग देखते हैं कई सारे ला, है ना, लनक ला है, चांग ला, पेंसिला, फिर खारदुंग ला जो प्रमुख हम देख रहे हैं लद्दाख क्षेत्र में। तो ला शब्द आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, तो ला का मतलब ही क्या होता है, दर्रा। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे इंडिया में, है ना, प्रायद्वीपीय भारत में बात करें पश्चिमी घाट में, तो वहाँ पे भी हम कई सारे दर्रे देखेंगे, जैसा कि है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो सबके नाम में आपको लास्ट में घाट देखने को मिल रहा है। तो घाट शब्द का मतलब भी क्या होता है, दर्रा होता है, लेकिन ये कहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से डिनोट किया जा रहा है दर्रों को। ठीक है, क्लियर है। तो दीफू पर्वतीय दर्रा किस राज्य में, दीफू पर्वतीय दर्रे के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये पर्वतीय दर्रा आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में कई सारे प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि एक तो हो गया दीफू। दीफू को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, एक्चुअल में वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो दीफू पर्वतीय दर्रे की बात करें, इसके अलावा यहाँ पर और जो प्रमुख दर्रे हैं वो है एक यांग्याप दर्रा हमको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पर है बोमडीला। बोमडीला, ठीक है, बोमडीला जब याद रहेगा तो फिर बुमला भी याद रहेगा। बुमला, बोमडीला, यांग्याप हो गया, दीफू हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप याद रख सकते हैं पांगसाड दर्रा। ठीक, पांगसाड दर्रा याद रखना। और फिर आप याद रख सकते हैं एक पास या दर्रा यहाँ पर, वो है चंकन दर्रा या चंकन पास। ये सभी
अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए वो है सेला टनल या सेला पास या सेला दर्रा। अभी सेला टनल का निर्माण किया गया है, अभी साल भर पहले की बात है जब इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो सेला टनल बनाया गया है बेसिकली सेला पर्वतीय दर्रे में, है ना। तो सेला दर्रा या सेला पास जहां पर सेला टनल का निर्माण किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पास में से एक है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साल भर यहाँ पर बर्फबारी होते रहती है। इस कारण से जो नागरिक है जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं उनका आवागमन जो है बर्फबारी के टाइम पर रुक जाता है। तो उसी प्रक्रिया को साल भर आवाजाही बनी रहे, इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के बेसिकली हम लोग बात करेंगे तो तवांग एक जिला देखने को मिलेगा। तवांग क्षेत्र में ये जो सेला टनल है सेला दर्रे पर बनाया गया है। और ये तवांग क्षेत्र इंडिया के कंटेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। अब चीन और भारत के बीच तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, इसके अलावा लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको लेकर के विवाद है। सिक्किम को लेकर विवाद है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश को लेकर भी भारत और चीन के बीच विवाद है कुछ कुछ एरियाज को लेकर। तो अरुणाचल प्रदेश पर तो आपको पता ही होगा कि 1962 का जब वॉर हुआ था बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच, तो इस क्षेत्र पर चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, और इस क्षेत्र को जो चीन है वो अपनी टेरिटरी मानता है। अब तवांग क्षेत्र ऐसा है जहाँ का कल्चर जो है वो चाइना समझता है कि बहुत ज़्यादा रिलेट करता है उनके एरिया से, इसलिए इस क्षेत्र को लेकर के भारत और चीन के बीच विवाद भी रहता है। ये जो टनल बनाया गया है सेला टनल, वो इसी एरिया में आता है तवांग क्षेत्र में। तो इस कारण से रणनीतिक महत्व इसका काफ़ी ज़्यादा है, ताकि भारतीय सैनिक जो है तेजी से यहाँ पास पहुँच पाए। इस कारण से इस टनल का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो सेला टनल, चंकन पास, बांगसाट, बुमला, बोमडीला, यांग्याप और दिफू, ये प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगर आपको और भी कई सारे ऐसे, जैसे कि हम बात करें असम में भी दर्रे हैं, उत्तराखंड में भी, मिजोरम में भी है, तो आपको अगर इन पर स्पेशल वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस या फिर थ्योरी क्लासेस लेकर आऊँगा आपके लिए टाइम टाइम पे, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिल सके। तो ये तो हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले एक आपके लिए ज़रूरी सूचना। हमारी एकेडमी के द्वारा, जैसे आप सभी को पता है, साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा कई सारे कोर्स क्या किए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं। आपको टॉप क्लासेस यहाँ पर मिल रही है, हाई क्वालिटी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, चाहे आप ऑनलाइन की बात करें चाहे आप ऑफलाइन की बात करें। तो इसी क्रम में, जैसा कि आप सभी को पता है, 27 जुलाई को किसका एग्ज़ाम है, आबकारी आरक्षक का। और ये जो हम क्वेश्चन वाली सीरीज कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन का सेशन हम कर रहे हैं अभी, है ना, भारत के भूगोल का, वो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको अगर थ्योरी क्लासेस चाहिए इस बेसिकली पोस्ट की इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए, तो इसकी जो क्लासेस है साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा की जा रही है संचालित। आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, आपको फीस देखने को मिलेगी 1499, लेकिन अभी इस पर कुछ स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके कारण से ये फीस आपको और कम में मिल जाएगी। और इस वीडियो के बेसिकली अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जहाँ पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में। और ये जो बेसिकली बैच है ये 100 डेज टारगेटेड बैच है। ठीक है, 100 दिन में सिलेबस को हमको कंप्लीट करना है और कोर्स बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। तो आप ज़्यादा लेट ना करिए, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के ही कोर्स की आपको सुविधा इस बैच में देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो छठवां जो क्वेश्चन है हमारा वो पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत के सबसे दक्षिण में है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, नीलगिरी है, जावेदी है, अन्नामलाई है, इलायची है। इनमें से कौन सी सबसे दक्षिण में है ये बताना है। तो अगर इंडिया का मैप मैं ड्रॉ करूं इंडिया के मैप में, तो ये फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं ये हो गया हमारा केरल, कुछ इस प्रकार से है, फिर तमिलनाडु। ठीक है, अब ये जो पर्वत माला हमें दिया गया है ऑप्शन में, इसको मैं अगर आपको लोकेशन वाइज समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के एरिया में हमें एक पर्वतमाला देखने को मिलेगी, वो है नीलगिरी। ठीक है, ये पर्वत कौन सी हो गई, ये है नीलगिरी।
और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो इन पर भी ध्यान देना। और ये ऐसे एरिया है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आपको देखने को मिलेगा। नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में विस्तार है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि पहाड़ है तो कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होगा जो सबसे ऊपर होगा, तो उसे हम कहते हैं पर्वत चोटी, माउंटेन पीक। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है, इसका जो नाम है वो क्या है? दोदा बेटा। ठीक, दोदा बेटा, ये है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा शिखर। इस शिखर की जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो बात हो गई नीलगिरी की। जावेदी की अगर मैं बात करूं, तो जावेदी जो पर्वत चोटी है ना, जावेदी जो पर्वतमाला, ये भी आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। और ये बेसिकली हमको देखने को मिलती है, अगर मैं मैप कुछ इस प्रकार से बनाऊं तमिलनाडु का, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो जावेदी हमको देखने को मिलेगा नीलगिरी के नॉर्थ में, कुछ यहाँ पर। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा एक पर्वतमाला जो कि है जावेदी। ये जावेदी जो पर्वतमाला है, ये बेसिकली पार्ट है पूर्वी घाट का। ठीक, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि जावेदी आपको दे दिया जाएगा, किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, किसके अंतर्गत? तो ध्यान में रखना, पूर्वी घाट के अंतर्गत शामिल है जावेदी। जबकि अभी अभी हमने नीलगिरी के बारे में देखा, तो नीलगिरी के बारे में ध्यान में रखना है कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने का काम कर रहा है। बट अगर पूछा जाए कि किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान में रखना है किसके अंतर्गत है, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है नीलगिरी। ठीक है, तो जावेदी है, उसके दक्षिण में आ जाएंगे तो नीलगिरी है। अन्नामलाई की बात करेंगे, तो ये जो नीलगिरी है, इसके साउथ में केरल वाले रीजन में हम प्रमुख तौर पर देखते हैं, जिसका कुछ पार्ट तमिलनाडु में भी हमको देखने को मिलता है। ये जो है, ये है अन्नामलाई। और अन्नामलाई जो पर्वतमाला है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। अब खास बात यह है कि अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, वो केवल और केवल अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। पर्वत जिस पर यह चोटी है वो है अन्नामलाई। राज्य जहां पर यह चोटी अवस्थित है वो है केरल। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हम देखते हैं नीलगिरी पर्वत पर, जो है कौन सी? दोदा बेटा, 2637। ठीक है, और लास्ट में ये जो हमारा ऑप्शन डी बचा, यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है इलायची पहाड़ी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कार्डेमम। ये आपको देखने को मिलेगी अन्नामलाई के और दक्षिण में। ठीक है, तो ये है कार्डेमम या इलायची पहाड़ी। ठीक है, अब जिन लोगों को ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होगा उनके लिए तो आसान है, लेकिन मैं टारगेट ऐसे स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ जिनको बेसिकली बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। इसी आधार पर मैं चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप क्लास करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग बेसिकली जीरो से स्टार्ट करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे हर कोचिंग एकेडमी में जिनको पहले से नॉलेज रहता है, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जिनको बेसिकली बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि उनको ऊपर उठाना ही मेन उद्देश्य है साध्य पीएससी एकेडमी का और हमारी पूरी टीम का। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इलायची पहाड़ी, जिसे कार्डेमम पहाड़ी के नाम से जानते हैं, वो है सबसे दक्षिण में, अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो। बाकी इलायची के दक्षिण में एक और पहाड़ी हम देखेंगे, अगस्त्यामलाई, केरल में। जबकि सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी हम देखेंगे वो एक्चुअल में तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के अंतर्गत आता है, और इसका जो नाम है नागरकोयल है। तो अगर ऑप्शन में ये रहता तो ये इसका हो जाता है राइट आंसर। बट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इलायची पहाड़ी इसका है राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 7वां जो प्रश्न है जो ये कहता है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट यानी कि बेसिकली बात की जा रही है, जैसे ये हो गया हमारा इंडिया का मैप, तो इस रीजन में जो पहाड़ियां हमको देखने को मिलती है वो है पूर्वी घाट।
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है जिंदा गदा। अभी अभी ऑप्शन के दो प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में हमने डिस्कस किया है। दोदा बेटा जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर, अनाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर। ये दोनों तो हम देख रहे हैं पश्चिमी घाट में, अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। तो अगर आपको इतना पता है तो ये दोनों को तो एलिमिनेट आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा आपके पास दो, जिंदा गदा और अरमाकोंडा। तो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है पूर्वी घाट की वो है जिंदा गदा। ठीक है, और ये जो जिंदा गदा माउंटेन पीक है ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और पर्टिकुलरली बात करें तो विशाखापट्टनम के अंतर्गत आपको ये चोटी देखने को मिलेगी, जिंदा गदा। और इस पर्वत चोटी की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो ध्यान में रखना है 1690 मीटर है इसकी ऊंचाई। साथ में जो सेकंड सबसे ऊंची चोटी है किसकी? पूर्वी घाट की, इसका नाम है अरमाकोंडा, जो आपको ऑप्शन दिया गया है यहां पर। और इस पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये है 1680 मीटर, 10 मीटर का ही फासला है, डिस्टेंस है, गैप है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है जिंदा गदा। और चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है? नहीं है पूछा है ना, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग राजपीपला भी है, जो हमको गुजरात क्षेत्र में देखने को मिलता है मुख्य तौर पर। महादेव पहाड़ी भी सतपुड़ा के अंतर्गत शामिल है, जिसके अंतर्गत पचमढ़ी हिल स्टेशन आता है, और पचमढ़ी हिल स्टेशन के अंतर्गत ही जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वतमाला की, उसका नाम है धूपगढ़। ठीक है, 1350 मीटर है जिसकी ऊंचाई। पूरे के पूरे सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत भी कई सारी पहाड़ियां हैं, तो जिस पहाड़ी पर धूपगढ़ है उस पहाड़ी का नाम है महादेव पहाड़ी। ठीक है, और इसी पहाड़ी पर जो फेमस हिल स्टेशन है उसका नाम क्या है? पचमढ़ी। ठीक है, और ऊंचाई अगर बात करें धूपगढ़ की तो वो है 1350 मीटर। तो ये भी सतपुड़ा के अंतर्गत आता है, राजपीपला भी सतपुड़ा के अंतर्गत आता है, जो कि गुजरात क्षेत्र में हम देखेंगे। और गाविलगढ़, जिसे ग्वालीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्चुअल में आता है महाराष्ट्र में, बट है ये भी सतपुड़ा के अंतर्गत शामिल। ठीक, लेकिन ये जो भारनेर है ना, ये सतपुड़ा का भाग नहीं है। ये किसका भाग है? ये विंध्याचल यानी कि विंध्यन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सा? भारनेर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, बट किसका पार्ट है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है ये। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? देखो, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा। और अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, किसी भर्ती एग्जाम के संबंध में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हमको आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, हम अपने हिसाब से तो क्लासेस लेकर आते रहेंगे आपके लिए फ्री वाले, ऐसे क्वेश्चंस वाले, लेकिन अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो उस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, 9वां जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 9वां जो क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो कुछ सवाल कुछ बेसिक आ जाते हैं कई बार आपको दिया जा सकता है कि सीमा की लंबाई के आधार पर राज्यों को बढ़ते से घटते क्रम में जमाइए, घटते से बढ़ते क्रम में जमाइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है डी, अफगानिस्तान, जिसके साथ भारत सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर का, है ना। और ये जो सीमा बना रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है, उसे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये वो एरिया है जो एक्चुअल में भारत के अंतर्गत, भारत के कंट्रोल में नहीं है फुली। अगर बात करें तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो सीमा बना रहा है अफगानिस्तान से, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम भारत अपना हिस्सा मानते हैं, ठीक है, जिस पर पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा किया हुआ है, तो इस कारण से अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा है, जिसमें से सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वो हम देखते हैं अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा जो हमारी स्थलीय सीमा जिस देश के साथ लगती है उस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। और इस देश के साथ जो हमारी स्थलीय सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर की लगती है? तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ।
इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। बाकी हम बात करें नेपाल के साथ भारत सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर का। म्यांमार के साथ अगर देखें तो 1643 किलोमीटर की स्थलीय सीमा भारत साझा करता है म्यांमार के साथ। और भूटान के साथ अगर मैं बात करूं तो 699 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको ये याद होगा, अगर नहीं होगा तो इसको याद जरूर रखना, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में। चाहे आप एडीओ की बात करो जो आपको 15 जून को एग्ज़ाम होना है, ठीक है, या फिर आप आबकारी आरक्षक की बात करो 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होना है। पुलिस का भर्ती का एग्ज़ाम सितंबर में होना आप सभी को पता है, और प्रयोगशाला परिचारक भी जल्द ही उसका एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। साथ में सब इंस्पेक्टर जिसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है लेकिन एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग सबसे प्राचीन है जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे पहले निर्मित हुआ है। और अगर मैं क्रम की बात करूं, सीक्वेंस की, तो सबसे प्राचीनतम है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद जिस भू आकृतिक विभाग का निर्माण हुआ है वो है समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, तो सबसे पहले निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय पठार का, और प्रायद्वीपीय पठार के बाद जिस भू आकृति का निर्माण हुआ है वो है समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे हो गया समुद्र तटीय मैदान। फिर हम जानते हैं कि यही जो प्रायद्वीपीय भारत है या प्रायद्वीपीय पठार है, ये जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तब जिस भू आकृतिक प्रदेश का निर्माण हुआ वो कौन सा है, वो फिर हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है जिसके अंतर्गत प्रमुख तौर पर हम देखते हैं, हम हिमालय के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो हिमालय का निर्माण हम देखते हैं ये तीसरे क्रम में अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें। और चौथे क्रम में फिर हम देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन नदियों का जो उद्गम है वो ये हिमालय क्षेत्र ही है प्रमुख तौर पर। तो हिमालय से आई हुई नदियों के द्वारा जो गाद लाए गए उसके द्वारा ही बेसिकली निर्माण हुआ विशाल मैदानी प्रदेश का, जिसका हम कहते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये हो गया चौथा। अगर क्रम में, कई बार आपको ना क्रम भी पूछा जा सकता है, क्रम में जमाइए, तो इस आपको जमाने आना चाहिए। सबसे पुराना कौन सा हुआ? सबसे पुराना हुआ प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारा राइट आंसर है। ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप जनरल स्टडी जब आप पढ़ते हैं और अगर आपकी पढ़ाई में रुचि है, तो जब जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि यार और ज़्यादा पढ़ाई की जाए, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई की जाए। अगर आपकी रुचि ऐसी है तो आपको वन डे एग्ज़ाम पर, जैसे अभी आप टारगेट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि वन डे एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर ले तो फिर आपका फोकस हायर लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करने पर होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ CGPSC की या UPSC की, इन एग्ज़ाम पर आपको टारगेट करना चाहिए अगर आपकी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि है तो। और अगर आप CGPSC एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के द्वारा जो स्पेशल बैच चलाया जा रहा है CGPSC प्रीलिम्स को लेकर के, ठीक है, हमारे संस्थान के द्वारा प्रीलिम्स को लेकर स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, मेंस के लिए एक अलग बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, तो मेंस का जो बैच है वो भी आने वाले टाइम पे जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन प्रीलिम्स का बैच जो भी चलाया जा रहा है, जिस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने अब तक एनरोल कर लिया है और इसकी क्लासेस जो है वो 1 अप्रैल से चालू भी हो चुकी है। तो ये 8 महीने का जो डेडिकेटेड कोर्स है जो CGPSC प्रीलिम्स को लेकर डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, जिसकी क्लासेस हो चुकी है स्टार्ट 1 अप्रैल से। इस पर अगर आप इनरोल करना चाहें तो जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ऑनलाइन फीस अभी जो निर्धारित की गई है वो है केवल 9,999 रुपये। इसमें भी कुछ डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। ये जो प्राइस है बेसिकली काफ़ी मिनिमम रखी गई है ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए जो काफ़ी दूर दराज के इलाके से आते हैं, है ना, जिनके पास पढ़ाई के पर्याप्त मौके नहीं है या अवसर नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर ऐसे कोचिंग संस्थान नहीं है। तो उन सारे स्टूडेंट्स तक हमारी एकेडमी के द्वारा पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको उच्च स्तर की शिक्षा हम प्रोवाइड कर सकें। तो इस कारण से फीस को काफ़ी कम रखा गया है। हम देखेंगे 8 से 9 महीने का ये कोर्स है जिस पर आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा।
पिछले साल भी हमारे संस्थान के द्वारा कई सारे अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की, जो अभी मेंस का भी एग्जाम अभी दे रहे हैं, अभी फाइट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी एकेडमी के द्वारा कराई जा रही है। तो अगर आप प्रीलिम्स पर इनरोल होना चाहते हैं, जो 8 से 9 महीने का कोर्स आपको देखने को मिलेगा, तो ऑनलाइन अगर फीस की अगर बात करें तो 9,999 रुपये है। और अभी डिस्काउंट में आपको ये प्राइस देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम पे ये प्राइस लगभग 17 से 18,000 के आसपास देखने को मिलेगी। तो अगर आपको अभी इस मौके का फ़ायदा उठाना है तो इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं एकेडमी का, जहां पर आप फ़ोन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, समस्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।